Assalamu alaikum students, hope for best of your health and iman, and today's topic is animal behavior and ecology. तो zoology का चैप्टर है एनिमल बिहेवियर एंड इकोलॉजी, उसको आज से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा बिहेवियर्स और उसकी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। इजी सा चैप्टर है, सिंपल सा, होप कि आप के लिए इजी रहेगा इसको अंडरस्टैंड करना। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर किया करें, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें सबसे पहले जो है वो है एनिमल बिहेवियर एंड इकोलॉजी। हमने इसमें ये स्टडी करना है कि एनिमल का बिहेवियर और उसका इकोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है, एनिमल के कौन कौन से बिहेवियर्स होते हैं अपनी सोसाइटी में, किस तरह से वो रहते हैं, कौन से उनके जो है वो स्टिमुलाई हैं जिसको वो रिस्पॉन्स करते हैं, ये सब चीज़ें स्टडी करेंगे। सबसे पहले आती है एनिमल बिहेवियर की डेफिनेशन। एक्चुअल में एनिमल बिहेवियर होता क्या है? तो एनिमल बिहेवियर इज द एक्टिविटीज विच एन एनिमल परफॉर्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। के एनिमल बिहेवियर जो है वो एक्टिविटीज है जो अपनी लाइफ टाइम में उसको परफॉर्म करता है डिफरेंट एक्टिविटीज को। उसमें उसकी फीडिंग हैबिट्स भी आ सकती हैं, रिप्रोडक्शन भी आ सकती है, लोकोमोशन भी आ सकती है। ये सब उसके जो है वो एनिमल बिहेवियर में ही इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। फीडिंग हैबिट्स है, लोकोमोशन है, रिप्रोडक्शन है, उसके अलावा इंटरेक्शंस विद द अदर एनिमल्स है। तो ये सब चीजें जो है एनिमल बिहेवियर्स में ही रिस्पॉन्सेस टू द स्टिमुलाई है, ठीक है। I repeat again, animal behavior is the interactions or the events or the activities which an animal perform during its lifetime. उसके बाद एनिमल बिहेवियर की जो है वो 4 अप्रोचेज है मोस्टली जो साइंटिस्ट ने स्टडी की हैं। जब भी साइंटिस्ट ने एनिमल बिहेवियर को स्टडी किया तो 4 अप्रोचेज या 4 पॉइंट्स थे उनके जहन में, या जिनको उन्होंने बेसिस बनाया या जिस पे फोकस किया, ठीक है। Naturalists and biologists, they have studied the animal behavior for the centuries, but the 4 approaches, and the one of the approaches is the comparative psychology. Comparative psychology means the study of the animal behavior with the neural, genetic and the hormonal basis, ठीक है। 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जेनेटिक, न्यूरल एंड हार्मोनल बेसिस जो हैं उस पे एनिमल बिहेवियर को स्टडी करना, किस तरह से ये बेसिस इनको इफेक्ट करती हैं। For this, the psychologists, they conduct the experiments in the laboratory as well as in the field relate to the animal, their learning and their developing of the behavior. And they explore the animals receive, how animals receive information, they proceed to them, their nature and behavior, their response, and what they do, their behavior patterns, ठीक है। All of these things are studied in animal behavior. तो साइकोलॉजिस्ट जो कंपैरेटिव साइकोलॉजी थी उसमें उन्होंने ये स्टडी किया कि एनिमल का बिहेवियर डिफरेंट लेवल्स में, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में, लेबोरेटरी में एज वेल एज देयर फील्ड इन्वायरमेंट्स, नेचुरल इन्वायरमेंट्स, किस तरह का उनका बिहेवियर है। ये कंपैरेटिव साइकोलॉजी थी कि कंपैरेटिवली उसको कंपैरिजन करके और साथ में न्यूरल, हार्मोनल और जेनेटिक बेसिस बनाई, क्योंकि इन बेसिस पे जब उसको स्टडी किया गया तो वो साइकोलॉजिकल बेसिस बनी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट विच इज द नेक्स्ट अप्रोच इज द इथोलॉजी। इथोलॉजी को इसमें लाया गया जब एनिमल बिहेवियर को स्टडी किया गया। इथोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ द एनिमल बिहेवियर विच इज फोकस ऑन द एवोल्यूशन एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट। इथोलॉजी वो स्टडी है एनिमल बिहेवियर की जिसमें उसका एवोल्यूशन और उसकी एनिमल की जो इन्वायरमेंट है उसके साथ, नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ उसकी स्टडी को फोकस किया गया। इसको कहते हैं कि ये इथोलॉजी थी, या इथोलॉजी की बेस पे उसको स्टडी किया गया, ठीक है। और ये जो इथोलॉजी थी ये यहाँ पे स्टडी की है सबसे ज्यादा कॉरेंस लॉरेंस ने, निको थिलेजन एंड द कार्ल वॉन फ्रिश। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसका काम किया, एंड दे वर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1973 फॉर देयर their work, or for them in the medicine field of the medicine and the physiology. Ethologists observe the animal behavior at the variety of animals in their natural environments. उन्होंने उनकी natural environment में इसको study किया है, ठीक है। Natural environment में study किया and with the behavior of the closely related species, आपस में different species का behavior, and considering their learning and are interesting instead in animal communication, their mating behavior and their social behavior. यहाँ पे अब ये पॉइंट यहाँ पे है जो that the ethologists commonly deal with the learning and are interested instead in in animal communication, mating behavior and social behavior. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटिंग बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, कम्युनिकेशन, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि लर्निंग उन्होंने एनिमल्स की चेक किया है कि एनिमल्स की लर्निंग जो है वो किस तरह से है, क्या चीज है जो वो लर्न करें जिसका इफेक्ट हो या जो नजर आए, ठीक है। उसके बाद आती है द थर्ड अप्रोच विच इज द बिहेवियरल इकोलॉजी। बिहेवियरल इकोलॉजी को भी इसके अंदर लेकर आए
क्योंकि बिहेवियर इकोलॉजी emphasizes द इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनिमल बिहेवियर। उसने इकोलॉजी को उसमें लेकर आना था। प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शंस, फोरेजिंग स्ट्रेटजीज, रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजीज, हैबिटेट सिलेक्शन, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एंड सोशल बिहेवियर आर द टॉपिक्स आर फॉर द बिहेवियरल इकोलॉजी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन टर्म्स को मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं। बिहेवियरल इकोलॉजी emphasizes on the ecological aspects, इसमें इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, मींस उसके इकोसिस्टम के साथ उसकी इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शन। आई होप इसका तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ना कि प्रीडेटर और प्रे का जो आपस में इंटरेक्शन है, किस तरह एक दूसरे को कैच कर रहे हैं, या प्रे अपने आप को प्रीडेटर से किस तरह से बचा रहा है, कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है, कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज कर रहा है। सेकेंड वन इज दी फोरेजिंग स्ट्रेटजी। फोरेजिंग स्ट्रेटजीज मीन्स कि उसने फूड को किस तरह से फाइंड आउट करना है, उस तक पहुंचना है, उसको अगर अपने जो होम टाउन है या अपने हैबिटेट का एरिया है या जहाँ पे वो अपने आप को सेफ फील करता है वहां पे लेकर आना है तो किस तरह लेकर आएगा। ठीक है, तो ये फोरेजिंग स्ट्रेटजीज हैं। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, यू आई होप यू अंडरस्टैंड दैट हैबिटेट सिलेक्शन इज द नॉर्मल, दैट उनका हैबिटेट की क्या सिलेक्शन होती है। एंड द इंट्रा स्पेसिफिक एंड द इंटर स्पेसिफिक मींस, इंट्रा स्पेसिफिक मींस द कंपटीशन विद इन द स्पीशीज। ठीक है, ये वर्ड्स को इनको आप जो है वो समझ लें कि इंट्रास्पेसिफिक मींस विद इन द स्पीशीज एंड इंटरस्पेसिफिक मींस बिटवीन द स्पीशीज। तो बिटवीन द स्पीशीज मींस द टू स्पीशीज एंड थ्री स्पीशीज, फोर स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज इंटरेक्ट और द compete with each other. And the intraspecific means the members of the same species means within the species. ठीक है, and the social behavior are the topics, जो ये इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बिहेवियरल इकोलॉजी के हैं। The last point is the sociology, is the study of the evolution of the social behavior। यानी अब एनिमल्स का सोशल बिहेवियर का एवोल्यूशन जो है, उसकी एवोल्यूशन किस तरह से हुई है, उसमें मैनी एस्पेक्ट्स जो हैं वो इथोलॉजी और बिहेवियर इकोलॉजी के ही हैं जो सोशियोलॉजी में आपस में कंबाइन करते हैं। सोशियो इकोलॉजी emphasizes on the importance of the natural selection on the habitat individuals living in the groups। यानी जो ये सोशियोलॉजी है इसमें मोस्टली जो है बिहेवियरल इकोलॉजी और उसमें इंपॉर्टेंस जो है वो बेसिस करती है ऑन द नेचुरल सिलेक्शन। सो दिस इज द टॉपिक फॉर द फोर अप्रोचेस। ठीक है, प्रॉक्सिमेट एंड द अल्टीमेट कॉजेज। अब प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट कॉजेज क्या हैं जिनकी वजह से इनको स्टडी किया गया है, उसमें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉक्सिमेट इस तरह से कि जब भी कोई साइंटिस्ट किसी चीज को स्टडी करता है, दे से लाइक व्हाट डू, व्हाई डू एनिमल्स डू व्हाट दे डू, लाइक कि एनिमल्स क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि फिजियोलॉजिकल कॉजेज हैं जो फौरन एक इमीडिएट एंड दिस इज एग्जांपल definition, more immediate ecological and physiological causes of the behavior such as eating to satisfy hunger। यानी आपने फूड खानी है, अपनी खुराक लेनी है या फूड लेनी है फौरन से अपनी भूख को खत्म करने के लिए, तो ये एक इमीडिएट और इसे प्रॉक्सिमल रिस्पॉन्स और द कॉजेज। ठीक है, तो इसको हम प्रॉक्सिमेट कॉज कहते हैं। और दूसरी चीज जो है वो है अल्टीमेट कॉज, विच इज फॉर द सीरीज ऑफ द एवोल्यूशनरी स्केल। यानी ऐसी चीज which is the causation in the behavior occurs on the evolutionary scale, means कि evolution होती है, बहुत ज़्यादा time pass out होता है, उसके बाद जो उसमें चेंज आता है उसको हम कहते हैं कि ये अल्टीमेट कॉज है। तो दिस इज वो कह रहे हैं कि जैसे अगर अब एक डिस्प्ले एग्जांपल है यहाँ पे कि अगर एक डिस्प्ले किया जा रहा है फॉर द मेटिंग टू द मेट, इट इज नॉट जस्ट टू अट्रैक्ट द मेट बट इट इज आल्सो द लाइकलीहुड ऑफ पासिंग आउट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ यही नहीं है कि आप मेट को जो है वो अट्रैक्शन करनी है एनिमल ने, जस्ट इज नॉट द इंट्रैक्शन टू द मेट बट इट इज आल्सो द फॉर द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द एनिमल। तो ये दो डिफरेंस है प्रॉक्सिमेट का और उसका अल्टीमेट कॉज का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक आता है एंथ्रोपोर्फोमिज्म। अब ये क्या चीज है? anthropomorphism, it is anthropomorphism is the involvement of the human behavior in the animal behavior, कि ह्यूमन के बिहेवियर का या उसकी एक्टिविटीज का क्या असर हो रहा है एनिमल के बिहेवियर में, इसको हम कहते हैं कि ये एंथ्रोपोर्फोमिज्म है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें तो इसमें ये एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक जो हमने एक
अर्थवर्म को हुक पे लगाया है, फिशिंग हुक पे, फिशिंग करने के लिए, ठीक है। तो अब जो अर्थवर्म है उसको पेन फील हो रही है जब उसको हुक में हमने लगाया है, या वो हर्ट कर रहे हैं उसको। दोनों वर्ड जब हम यूज करते हैं, हर्टिंग का या पेन का, ये दोनों वर्ड हमें ये बताते हैं कि ये एनिमल जो ह्यूमन बीइंग है उसका एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये फीलिंग्स ह्यूमंस को है ना, वो फील कर सकते हैं कि ये हर्ट है या पेन है या हैप्पीनेस है या सैडनेस है, लाइक फीलिंग्स बिलोंग्स टू ह्यूमंस। तो एनिमल ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताना ना, हमने खुद इसको फीलिंग जो है वो फील किया है या समझा है अपने एक्सपीरियंस से, और वही वर्ड्स और वही टर्म्स हम यूज करेंगे एनिमल्स के लिए। ये जो इंटरेक्शन है इसको कहते हैं एंथ्रोमॉर्फोमिज्म। अब सबसे पहले हमने क्या किया, उसको अर्थवर्म को हुक के ऊपर लगा लिया, उसके बाद हमने फिशिंग करनी है, तो फिशिंग के लिए अट्रैक्शन होगी उसको। अब क्या है कि अर्थवर्म जो है अपने आप को छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश करता है, तो उसकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब मसल्स उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी या उन पे किसी भी तरह का अफेक्ट हो रहा है, तो वो मूव करता है, विंगल मोशन देता है। देयर इज अ वर्ड विच इज विंगल मोशन। इस पैराग्राफ का पूरा आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। ये विंगल मोशन जो है वो वहां पे देते हैं, और विंगल मोशन से उसकी जो, जब वो हिलता है या नजर आता है फिश को, तो ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है फिश के लिए, जो उसको अट्रैक्ट करती है फिर अपने तरफ। तो इस तरह से उसको प्रे को प्रे किया जाता है, या फिश को वो है अट्रैक्ट किया जाता है इस साइड पे। तो इस तरह से क्या था कि एनिमल की ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी थी, ह्यूमन की इंटरेक्शन थी, ह्यूमन ने जो है वो एक अपना अपने आप को उसमें इन्वॉल्व किया है, और क्या किया है, एनिमल के बिहेवियर पे, एनिमल की जो उस पे रिस्पॉन्स पे उसका असर हुआ है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एंथ्रोपॉर्फोमिज्म है, ठीक है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ द बिहेवियर। बिहेवियर्स की किस तरह से डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट बिहेवियर जो है वो किस तरह डेवलप करते हैं ह्यूमन बींग्स में, और सॉरी एनिमल्स में, विद द इंटरेक्शन ऑफ द ह्यूमन बींग्स और विदाउट द इंटरेक्शन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, और द इनेट बिहेवियर। यहाँ पे दो टाइप्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताऊंगी। उससे पहले ये कि डेवलपमेंट और द development of the behavior, it is with the you know the genes का इसमें बहुत ज़्यादा important जो है वो काम होता है। genes code for the formation of the structures and the organelles, जो भी उसमें organs बन रहे हैं, structures बन रहे हैं, वो gene formation है। तो उसी तरह coding हो रही है animal behavior के लिए भी। for example the vertebrates, they have the vertebral column, they have the normal locomotion, they move from one place to another. Their movement will not occur without the proper development of the behavior or the growth of the structures. जब तक एनिमल्स के पास लिम्स नहीं होंगी तब तक उनकी वो मूवमेंट नहीं हो सकती जो वो वर्टिब्रेट्स जो है वो शो करते हैं। सो दिस प्रोसेस रिक्वायर्स सम इंटरेक्शंस, ठीक है। इस प्रोसेस को कुछ इंटरेक्शन की जरूरत है। जब उसमें इंटरेक्शन होगी, एनिमल्स इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा विद द प्रॉपर लर्निंग and with the nourishment, proper nourishment, water balance and the other factors, जो भी सब फैक्टर उसकी nourishment में, उसकी development में है, अगर उसके structures develop कर पाएंगे तो वो उसका जो movement का या locomotion का behavior है वो इमर्ज हो सकेगा और वो हमें नजर आ सकेगा। अब बिहेवियर्स में सबसे पहली टाइप जो है वो मेचोरेशन की है। सम बिहेवियर्स विच आर द पैटर्न्स अप्रिशिएट ओनली आफ्टर द स्पेसिफिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेज, डेवलपमेंटल स्टेज और द टाइम, जिसको हम कहते हैं कि हम मेच्योर हो गए हैं, ठीक है। तो दिस इज द सेम लाइक दैट कि मेच्योरेशन जो है वो एक टाइम के बाद होती है, एक स्टेज के बाद। ड्यूरिंग द मेच्योरेशन, confirmation या performance of the behavior is the pattern which is improvement as the parts of the previous time or the previous content or the other factors, ठीक है। यानी जो पहले काम हो चुका है या पहले चीजें थी या पहले आपका एक मेथड था या आपकी एक सोच थी, ठीक है। लिंक्स किस तरह से आप इसको देखेंगे कि मेचोरेशन में जो है वो एक पूरी स्टेज, एक आप पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स से पास आउट होंगे तो मेचोरेशन हो सकती है, ठीक है। इज द सेम केस विद द मेचोरेशन ऑफ द एनिमल्स। तो ये उनका भी बिहेवियर और उनकी भी मेचोरेशन इसी पे डिपेंड करती है कि वो पूरी एक सीरीज से गुजरेंगे और उसके बाद जो बिहेवियर है उसको जो अडॉप्ट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कि वो मेचोरेशन हो गई है, ठीक है। जिसमें यहाँ पे एक एग्जांपल आप कह सकते हैं कि इसे मूवमेंट की एग्जांपल है बहुत ज्यादा। तो जब मूवमेंट की एग्जांपल है, मूवमेंट होगी फ्रॉग के एम्ब्रियो में, डेट आर नेक्स्ट टू दी हैचिंग, ठीक है। हैचिंग के फौरन बाद जब उसमें मूवमेंट होती है, तो जब वो स्टेजेस को गुजर गुजर जाता है, वाइल स्टिल दी एग, जब वो एग था मेम्ब्रेन्स में था, दे स्टार्ट द मूविंग इनसाइड द टेल्स, उसने
अपनी टेल्स को मूव करना शुरू कर दिया, बट दे वर स्विमिंग एंड मूवमेंट कोऑर्डिनेट्स विद द इम्प्रूव्स विद द टाइम। जैसे जैसे वो वो एग में था, हैचिंग से पहले या हैचिंग के बाद मूवमेंट कर रहा था, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता उसकी टेल में जो उसकी ग्रोथ है या उसकी स्ट्रॉन्गर मसल्स उसमें डेवलप हुए हैं, वैसे ही उसकी मूवमेंट इंक्रीज हो गई है, उसने जंपिंग सीखी है, फुल मेचोरेशन प्रैक्टिस हो चुकी है उसकी एक्सपीरियंस के साथ साथ। ठीक है, सो दिस इज द मेचोरेशन के टाइम के साथ साथ जो आप में चेंजेस या डेवलपमेंट है बिहेवियर की। नेक्स्ट इज इंस्टिंक्ट एंड लर्निंग इंटरेक्शंस। ये वो है जो मैंने आपको पहले बताया कि इंस्टिंक्ट जो बिल्ट इन है आपके अंदर और लर्निंग जो आप लर्न कर रहे हो, तो यही बिहेवियर सेम टू सेम विद द एनिमल्स है। इन द रिसेंट ईयर्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ द साइंटिस्ट हैव बीन स्टडिंग, they have concluded that the both the instinct and the learning importance to the animal behavior बहुत ज़्यादा important है। दोनों चीज़ें animals behavior में interaction with the inherited जो उनके अंदर पहले ही मौजूद है उसको हम instinctive कहते हैं, and the learned behavior which they have learned from the other like the shapes of the numbers of the behavior patterns. For example, a young baby, अब आप यहाँ पे किसी भी उसकी जो है वो एग्जाम्पल ले सकते हैं विच इज रेस्ड इन दी isolation without the choice what they live with the prey, or they did not attack a white rat placed with them. अब ऐसे है कि अब बिहेवियर उसके पास एक बेबकॉस था, उसके पास वाइट रैट को रखा गया कि वो उसके अटैक करे, लेकिन उसने उसको अटैक नहीं किया बिकॉज इट डिड नॉट लर्न येट अनलेस द रैट ट्राई टू एस्केप। जैसे ही रैट ने वहां से भागने की कोशिश की उसने उसके ऊपर अटैक किया, तो ये उसका लर्न बिहेवियर था। एट फर्स्ट दैट अटैक्स वर नॉट एफिशिएंट, इतना स्ट्रॉन्ग अटैक नहीं था स्टार्ट में, बट आफ्टर फ्यू टाइम और सम एक्सपीरियंस, जब वहां पे उसको 2-3 टाइम्स 4 टाइम्स प्रे को रख के बार बार उसको रैपिडली जो है उसमें उसके सामने किलिंग करवाई गई है या उसको बार बार चांस दिया गया है, तब उसने इस चीज को लर्न किया। अपेरेंटली लर्निंग इज विद द कॉपरेशन, ठीक है, विद द कॉपरेशन ऑफ द बिहेवियर एंड इट्स कंपोनेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर का। तो बेबकस के पास व्हाइट रैट को रखा गया, जब तक व्हाइट रैट ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की उसने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर जैसे ही उसने भागने की कोशिश की उसने उसके ऊपर अटैक किया। अब पहला अटैक इतना एफिशिएंट नहीं था, सेकंड थर्ड फोर्थ यू नो बारी बारी आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन उसने उस अटैक को स्ट्रॉन्ग बनाया, तो इट्स लर्निंग। अंडर द नॉर्मल कंडीशन द लर्निंग और द एक्सपीरियंसिंग द प्ले विद द लिटरमेंट्स, इसमें यह कि इट्स ड्यूरिंग द टाइम, जैसे ही टाइम के साथ साथ उसको बिहेवियर को लर्न किया जाता है। अनदर एग्जांपल इन्वॉल्विंग द इंस्टिंक्टिव एंड द लर्निंग बिहेवियर। अब इंस्टिंक्टिव और लर्निंग में एक और एग्जांपल जो दी जा रही है कंपोनेंट्स ऑफ द बिहेवियर इज थी नट क्रैकिंग बिहेवियर ऑफ द स्क्विरल्स। हाँ, ये बहुत ज्यादा मजे की एग्जांपल है। नट क्रैकिंग बिहेवियर ऑफ द स्क्विरल्स आर नॉट द एग्जांपल। क्या था कि सबसे पहले स्क्विरल्स ग्रू एंड ट्राई टू ओपन अ नट। स्क्विरल ने एक नट लिया, उसने उसको ओपन करने की कोशिश की, बट इनएक्सपीरियंस्ड स्क्विरल्स आर नॉट एबल और एफिशिएंट एट दे gnaw and they pry at random or the nut, यानी वो ट्राई कोशिश करते हैं कि वो रैंडमली उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं नट को क्रैक करने की, बट दे couldn't because they haven't learned yet, उन्होंने अभी तक इस चीज को सीखा नहीं है। लेकिन जो एक मेच्योर या कह सकते हैं ऐसी स्क्विरल्स जिसने इस चीज को अभी लर्न कर लिया है कुछ टाइम से, which is with the experienced squirrels however gnaw and furrow on the broad side, जबकि जो एक्सपीरियंस्ड होती है स्क्रल जिसको इस चीज का पता है, वो क्या करती है जो ब्रॉड साइड है नट की वहां पे वो चोट लगाती है, देन वेज देयर लोअर इंसिजर्स टू द फरो एंड क्रैक द नट ओपन। तो ये एक मेथड है पूरा, उसको इस तरीके चीज का पता है कि किस तरह से उसने नट्स को जो है वो क्रैक करना है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट बिहेवियर की टाइप आती है हमारे पास इम्प्रिंटिंग। During the imprinting, a young animal develops an attachment towards an other animal or the object. Imprinting में क्या है कि एक जो वो है कोई भी एक एनिमल है उसका किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ या फिर किसी दूसरी एनिमल की तरफ अट्रैक्शन है, उसकी तरफ देखने का उसका बिहेवियर। ठीक है, द अटैचमेंट इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक क्रिटिकल पीरियड सून आफ्टर द हैचिंग और द बर्थ एंड नॉट रिवर्स। अच्छा, अब ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है
कि एक दफ़ा मैं रीडिंग थोड़ी कंप्लीट करती हूँ फिर आपको बताती हूँ. इट्स नॉट रिवर्सिबल एंड इम्प्रिंटिंग इज द रैपिड लर्निंग प्रोसेस दैट अपीयरेंट अकर्स विदाउट द इन्फॉर्मेंट. अच्छा, इन्फोर्समेंट इसमें पता है क्या है, आपने कभी डकलिंग्स देखी है, छोटे छोटे चूजे जब निकलते हैं ना उसमें से, एग्स में से हैचिंग होती है. अगर उनकी मदर वहां पे है, मदर डकलिंग को उन्होंने देख लिया ना, और वो मदर डकलिंग भी साथ में, सॉरी मदर डकलिंग नहीं, इट्स डक मदर डक जब मूव करेगी वो उसके पीछे 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 मूव करते हैं बिल्कुल उसी की तरह. एंड दे सी ही इज लाइक फर्स्ट टाइम उन्होंने जब उसको देखा है, दे लर्न दैट शी इज माय मदर, यू नो, लाइक दिस. तो जब वो इस तरह से उसको लर्न करते हैं, उसको देखते हैं ना, दिस इज इम्प्रिंटिंग. जस्ट फ्यू सेकंड्स उनको मिलते हैं और वो टाइम उनके पास, उन्होंने इस चीज को लर्न कर लिया. इवन अगर उनके सामने किसी और एनिमल को, ह्यूमन बीइंग को, किसी भी और ऑब्जेक्ट को भी रख दिया जाएगा ना, तो वो उसको यही लर्न करेंगे दैट दे आर मदर, यू नो. अगर वो डक नहीं भी है तो वो फिर भी उसको मदर ही कंसिडर करेंगे. तो ये होती है इम्प्रिंटिंग, कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में उसकी अटैचमेंट या अट्रैक्शन है टू द अदर ऑब्जेक्ट और द एनिमल. Conor Lawrence in 1903-1989 conducted the experiments with the geese. geese के साथ उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया which he they allowed the geese in important to him. उसने उस geese के साथ एक्सपेरिमेंट किया. the goslings followed them through it was their mother. ठीक है, उसने ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया कि गीस में इम्प्रिंट के, कैसे गीस जो है वो इम्प्रिंट करती हैं उसको, खुद को, साइंटिस्ट को. तो गूसलिंग्स ने क्या किया, उसको ही फॉलो करना शुरू कर दिया जैसे वो अपनी मदर को फॉलो करते थे. In nature, many species birds in which the young follow the parents soon after the birth use the imprinting so that the young can identify them or recognize their parents, and they can be led successfully to the nest or the water. And both visual and the auditory cues are important in imprinting. अब imprinting में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा important जो है वो उसमें visual cues भी हैं और उसमें physical cues और ऑडिटरी क्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये कुछ फिगर्स डायग्राम्स हैं लेकिन ये आपको इतनी क्लियर नहीं होंगी. तो यहाँ पे अब है, लेकिन बुक्स होंगी ना आपके पास तो आप बुक्स पे देख सकते हैं इनको. अब यहाँ पे ये लर्निंग बिहेवियर, उसका नट क्रैकिंग बिहेवियर की ये डायग्राम उन्होंने बताई है कि उसको जो अनएक्सपीरियंस थी उसको पता भी नहीं होता किस तरह से क्रैक करना है, और जो एक्सपीरियंस थी उसको पता है. और ये लर्निंग बर्ड्स की है 13.2 में. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. नेक्स्ट इज द लर्निंग, और लर्निंग को हम जो है कल इंशाल्लाह या नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. सो आई होप कि आपके लिए लेक्चर जो है हेल्पफुल रहा होगा. थोड़ा लंबा भी हो गया लेकिन जो है वो इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर था. सो इजाज़त दीजिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए. अल्लाह हाफिज़.